सो हेलो एंड वेलकम गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 जनरल एंट्रीज वाला अकाउंटेंसी का पूरे चैप्टर का पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट जितने भी ऑल बेसिक हो सकते हैं वो सारे के सारे बेसिक हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नई वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है। लेकिन आपको अगर जनरल एंट्री वाले चैप्टर के सारे के सारे बेसिक्स कवर करने हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने हैं, तो वो वाले कॉन्सेप्ट, वो वाले बेसिक्स मैंने इस वाली वीडियो के अंदर कवर किए हैं। तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो अगर आपको बेसिक्स कवर करनी है। अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके दूसरी वीडियो को देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि जनरल एंट्रीज का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो हमारी अकाउंटिंग करने की चीज़ होती है ना, जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी अकाउंटिंग टर्म्स में, उसे कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जैसे कि आपका बिल हो गया या फिर आपकी कोई इनवॉइस हो गई। तो इससे क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई है। इससे क्या आपको पता चलता है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट से हम बनाते हैं जनरल एंट्री। सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? जनरल एंट्रीज बनाते हैं। जनरल एंट्रीज जो कि आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? लेजर बनाते हैं। उसके बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट यानी कि ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट जो आपकी बनती है वो हम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? अकाउंट्स में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सबसे पहले हमारे पास आता है सोर्स डॉक्यूमेंट, यानी कि जैसे कोई बिल हो गया, इनवॉइस हो गई, जिससे हमें पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुई है, कितने रुपए की हुई है, किस इंसान को हुई है, हमने चीज़ें खरीदी हैं, चीज़ें बेची है, फर्नीचर खरीदा है, मशीन खरीदी है, क्या चीज़ खरीदी है, उस चीज़ से हमें क्या पता चलता है? सोर्स डॉक्यूमेंट से पता चलता है। फिर हम जनरल एंट्रीज के अंदर उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। फिर हम लेजर बनाते हैं जनरल एंट्री से, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और लास्ट में फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट क्या? ट्रेडिंग, पी एंड एल और बैलेंस शीट। तो अभी हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? हम देख रहे हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। तो देखो, हमें बनाना नहीं होता क्योंकि वो तो बिल की फॉर्म में हमें डायरेक्टली मिल जाता है। हमें कहां से स्टार्ट करना है? जनरल एंट्री से स्टार्ट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर मेजरली हम जनरल एंट्रीज के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, ये सारा आपके सिलेबस में है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हमें जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ना है। तो ये तो हुआ जनरल एंट्रीज का इंट्रोडक्शन। अब जनरल एंट्री को करने का फॉर्मेट क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहां पर एक बॉक्स ड्रॉ किया। तो इस तरीके से हमारी जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। यहां पर हम लिखते हैं जनरल एंट्रीज, यहां पर हम लिखते हैं डेट, यहां पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर हम लिखते हैं LF, यहाँ पर लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट कौन सा? जो कि डेबिट अमाउंट होगा। और यहाँ हम लिखते हैं अमाउंट। अमाउंट कौन सा? जो कि क्रेडिट अमाउंट होगा। तो जितने भी डेबिट अमाउंट होंगे वो यहाँ आएंगे, जितने भी क्रेडिट अमाउंट होंगे वो यहाँ पर हमारे आएंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारी जनरल एंट्रीज का फॉर्मेट होता है। जब हम जनरल एंट्रीज करनी सीखेंगे तो इस फॉर्मेट को और देखेंगे कि किस तरीके से इसके अंदर हम एंट्रीज करते हैं। अभी तक ये तो आपको समझ में आ गया। यहाँ हम डेट लिख देते हैं और यहाँ LF लिख देते हैं, यहाँ अमाउंट लिख देते हैं और यहाँ पर क्रेडिट अमाउंट लिख देते हैं, इधर डेबिट अमाउंट लिख देते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर लिखते हैं नरेशन। नरेशन का क्या मतलब होता है? नरेशन का मतलब होता है बीइंग, सपोज हमने जिस चीज से रिलेटेड एंट्री की है उसको हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन हम अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। जैसे कि सपोज मैंने रेंट पेड किया है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बीइंग रेंट पेड। या फिर सपोज मैंने सैलरी पेड किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बीइंग सैलरी पेड। या फिर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? बीइंग परचेज ऑफ फर्नीचर हैपन। कुछ भी करके मैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ। तो ये क्या होता है? ये नरेशन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नरेशन बोलते हैं। नरेशन क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ हम एक्सप्लेनेशन देते हैं क्या कि हमने इस एंट्री के अंदर क्या किया है। और ये स्टार्ट होता है बीइंग से। तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा जनरल एंट्री का फॉर्मेट। अब देखते हैं कि एक्चुअल में जनरल एंट्रीज करते क्या है, करते कैसे हैं। तो जनरल एंट्रीज को करने के
हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है, या फिर आप बोल सकते हो जो हमारे पास रूल्स होते हैं जनरल एंट्रीज को करने के, वो दो रूल्स मेनली हमारे पास होते हैं। सबसे पहला रूल हमारे पास होता है ट्रेडिशनल मेथड, और दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच या मॉडर्न अप्रोच। अब ये ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? देखो, आंसर आपका सेम आएगा, आप कोई सी भी अप्रोच से फॉलो कर लो, आप चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर लो, चाहे आप मॉडर्न अप्रोच फॉलो कर लो, जो आपका आंसर है वो बिल्कुल सेम आएगा, दोनों से सेम आएगा। एग्जाम के अंदर कौन सी फॉलो करनी है, जोन सा आपका मन करे वो फॉलो कर सकते हो। आसान कौन सी पड़ती है आपके लिए, तो यही इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा आसान पड़ती है। फिलहाल मैं इस वीडियो में दोनों अप्रोचेस पढ़ा रहा हूँ आपको, आपको जोन सी अच्छी लगे आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न अप्रोच मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आसान पड़ती है। तो ट्रेडिशनल हम पढ़ेंगे और मॉडर्न हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल हमारे पास आते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेबिट, यहाँ लिख लेता हूँ क्रेडिट। यहाँ पर मैंने एक टेबल ड्रॉ कर ली और यहाँ पर लिख दिया पर्सनल, यहाँ पर लिख दिया रियल, और यहाँ पर लिख दिया नॉमिनल। अब ये पर्सनल, रियल और नॉमिनल क्या होते हैं, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो देखो, पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है जितना भी हमारे नाम से रिलेटेड चीज़ होती है। जैसे कि सपोज हमने सप्लायर से कुछ चीज़ खरीदी तो हम क्या लिखेंगे, सप्लायर का नाम लिखेंगे। सपोज हमने उधार पे कस्टमर को कुछ चीज़ बेची तो हम क्या लिखेंगे, कस्टमर का नाम लिखेंगे। हमने किसी कंपनी से कोई डीलिंग करी तो हम क्या लिखेंगे, कंपनी का नाम लिखेंगे। तो ये सारे नाम जो हम लिखेंगे, किसी इंसान का नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, किसी फर्म का नाम हो सकता है, या और किसी चीज़ का नाम हो सकता है, वो सारे क्या होते हैं, हमारे पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं। तो अगर कोई भी रियल नेम होगा, क्या होगा, रियल नेम होगा, तो उसे हम कहाँ लिखेंगे, पर्सनल अकाउंट के अंदर लिखेंगे। अब ये हमारे रियल क्या होती है, तो रियल के अंदर हमारी आती है एसेट और लायबिलिटीज। अब ये एसेट और लायबिलिटीज क्या होती है, तो देखो, जितनी भी हमारी चीजें जो कि हमें बेनिफिट देने वाली है फ्यूचर में, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में ये चीज पढ़ी भी थी, जो चीजें हमें बेनिफिट देने वाली है फ्यूचर में उसे हम एसेट बोलते हैं, और जो चीजें हमें बाद में जाके पे करनी पड़ेगी, यानी कि हमसे मनी लेकर जाएगी, हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। तो जितनी भी एसेट और लायबिलिटी होती है वो रियल के अंदर आती है, और जितने भी एक्सपेंसेस और इनकम होती है, एक्सपेंसेस और इनकम होती है, वो हमारी नॉमिनल के अंदर आती है। नॉमिनल कौन सा होता है, जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस होगी, इनकम होगी, उसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंदर डालेंगे। तो नॉमिनल अकाउंट कैसे हो सकता है, एग्जांपल के लिए आपने रेंट पेड कर दिया, सैलरी पेड कर दी, इंटरेस्ट पेड कर दिया, तो ये क्या हो गई, आपकी एक्सपेंस हो गई। आपको डिविडेंड मिल गया, इंटरेस्ट आपको मिल गया, आपको कहीं से रेंट मिल गया, तो ये क्या हो गई, आपकी सारी की सारी इनकम हो गई। तो ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल, रियल और नॉमिनल, तीन अकाउंट हमारे पास आते हैं। अब इनके रूल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले पर्सनल का होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमें कुछ चीज रिसीव हुई है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, और अगर हमें पर्सनल अकाउंट के अंदर कुछ चीज हमें देनी पड़ी है तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसी तरीके से रियल अकाउंट का आता है क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर कोई चीज आई है रियल अकाउंट के अंदर, अगर एसेट आई है, लाइबिलिटी आई है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, और अगर गई है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अगर कुछ चीज गई है। इसी तरीके से नॉमिनल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल इनकम एंड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये क्या होता है, ये होता है कि ट्रेडिशनल अप्रोच से हम रूल्स की हेल्प से कैसे जनरल एंट्रीज कर सकते हैं। पर्सनल में अगर गई है तो डेबिट करेंगे, आई है तो क्रेडिट करेंगे। इसी तरीके से रियल का भी होता है, इसी तरीके से नॉमिनल का भी होता है। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न अप्रोच क्या होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच आपने काफी बार पढ़ी भी होगी, मॉडर्न अप्रोच हो सकता है आपने ना पढ़ी हो। तो मॉडर्न अप्रोच हम देखते हैं, एम ए यानी कि मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच होती क्या है और मॉडर्न अप्रोच की हेल्प से हम कैसे जनरल एंट्रीज कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान होती है। देखो, हमारे पास ना 5 हेड होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है एसेट, फिर आता है हमारे पास लायबिलिटी, लायबिलिटी का मतलब समझते हो ना, ठीक है। फिर हमारे पास आता है एक्सपेंसेस, फिर हमारे पास आती है इनकम, और फिर हमारे पास आती है
कैपिटल। तो ये 5 हेड हमारे पास आते हैं। अब ये जो 5 हेड होते हैं ना, इन 5 का कुछ ना कुछ बैलेंस होता है। इन पांचों का क्या होता है? बैलेंस होता है। 1 सेकेंड, ठीक है। इन पांचों का क्या होता है? कुछ बैलेंस होता है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो क्या होता है, और ये डिक्रीज होते हैं तो क्या होता है? देखो, सबसे पहले एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और कैपिटल का बैलेंस भी क्या होता है? क्रेडिट। तो ये सब क्या होते हैं? इनके बैलेंसेस होते हैं, ठीक है। अब सपोज हमारी एसेट इंक्रीज हो गई। एसेट इंक्रीज कैसे होगी? सपोज हमारे पास फर्नीचर था 1 लाख का, हमने और फर्नीचर खरीद लिया 20,000 का, तो अब हमारा फर्नीचर कितना हो गया? 1,20,000 का हो गया। तो हमारी एसेट पहले 1 लाख की थी, अब कितने की हो गई? 1,20,000 की हो गई। तो हमारी एसेट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से हमारी एसेट इंक्रीज हो सकती है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, सब कुछ इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है। सपोज हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? जो उसका बैलेंस होता है वो करते हैं डेबिट। और सपोज हमारी एसेट डिक्रीज होती है, जो हमने फर्नीचर 1 लाख का था उसमें से हमने 20,000 का सेल कर दिया, तो अब हमारे पास कितने का बचा? 80,000 का बचा। तो अगर एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो जो उसका बैलेंस है उसके अपोजिट वाली चीज कर देंगे, यानी कि क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी सपोज इंक्रीज हुई तो उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट, तो हम क्रेडिट कर देंगे। लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो उसका बैलेंस क्या है? क्रेडिट, उससे उल्टा कर देंगे। तो डिक्रीज में क्या होता है? उल्टा, और इंक्रीज में क्या होता है? सेम। यानी कि जो बैलेंस है वही बैलेंस हम रहने देंगे। सपोज एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो एक्सपेंस इंक्रीज हो गया यानी कि हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, बिल्कुल सेम रहने देंगे। एक्सपेंस डिक्रीज हो गया तो हम क्या करेंगे? ये जो डेबिट है इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट बना देंगे। इसी तरीके से इनकम को भी क्या कर सकते हैं हम? क्रेडिट्स का बैलेंस है तो क्रेडिट करेंगे जब ये इंक्रीज होगा, और डेबिट कर देंगे जब ये डिक्रीज होगा। इसी तरीके से कैपिटल का बैलेंस क्या है? क्रेडिट, तो इंक्रीज होगा तो क्रेडिट कर देंगे, डिक्रीज होगा तो डेबिट हम यहाँ पर कर देंगे। तो ये क्या होता है? ये मॉडर्न अप्रोच होती है। तो अब आपको जोन सी भी ट्रेडिशनल आसान लगती है आप ट्रेडिशनल कर सकते हो, मॉडर्न आसान लगती है आप मॉडर्न कर सकते हो। अब एक एक करके ना हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। जनरल एंट्रीज का मैंने आपको लिख के दिया हुआ है। एक एक करके जनरल एंट्रीज हम देखते हैं कि क्या क्या हमारी जनरल एंट्रीज हो सकती है। सबसे पहले ओपनिंग एंट्री क्या होती है? ओपनिंग एंट्री का मतलब होता है बिजनेस स्टार्ट। जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो सबसे पहली एंट्री आप कौन सी करते हो? तो जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो सबसे पहले आप क्या लाते हो? सबसे पहले सपोज ये कंपनी है और ये पर्सन है जिसने कि बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले ये पर्सन क्या करता है? बिजनेस के अंदर पैसा लाता है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पैसा होता है। तो ये क्या लाता है? पैसा लाता है। अब पैसा हमारा क्या होता है? इसके लिए होती है कैपिटल। बिजनेस के लिए वो क्या हो गई? कैपिटल हो गई। तो सबसे पहले तो कैपिटल इंक्रीज हुई। क्या हुई? कैपिटल इंक्रीज हुई। हम कौन सी फॉलो कर रहे हैं? मॉडर्न अप्रोच हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज हमारी कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, मैं यही आपको समझा देता हूं। कैपिटल का हमारा बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। अब हमारे पास कैपिटल आई है, हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा। हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। अब कंपनी के पास कैपिटल क्या है? कैपिटल आई है। क्या हुआ है? कैपिटल आया है। और कैपिटल आया है तो कैपिटल क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। अगर इंक्रीज होता है तो कैपिटल का जो बैलेंस है उसी तरीके से हम क्या कर देते हैं? एंट्री कर देते हैं, यानी कि कैपिटल क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है, ठीक है। इसके बाद जो पैसा आया है किस फॉर्म में आया होगा? कैश की फॉर्म में आया होगा। पैसे तो पैसों की फॉर्म में आए होंगे ना, या फिर उसने चेक दिया होगा, बैंक में ट्रांसफर किया होगा, या तो कैश आया होगा या बैंक आया होगा। अब कैश और बैंक क्या होता है? ये जो कैश है या फिर बैंक है, ये क्या है? हमारी एसेट है। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ये बैलेंसेस आपको याद करने पड़ेंगे। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। अब कैश हमारे पास आया है, पहले कंपनी के पास 0 रुपए कैश था, इस वाली कंपनी के पास 0 रुपए कैश था। अब कैश आ गया यानी कि कैश भी इंक्रीज हो गया। और जब हमारी एसेट इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? उसका जो बैलेंस होता है वही बैलेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा कैश या फिर बैंक। हमें क्वेश्चन के अंदर दिया जाएगा कि कैश में पैसे लाया है या बैंक में पैसे लाया है। तो यहाँ पर क्या हो गई? यहाँ पर आ गई टू कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर हमारे पास जो भी अमाउंट होगा वो अमाउंट आ जाएगा, और जो कैपिटल होगी यहाँ पर हम उस वाली कैपिटल को लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगी? हमारी एंट्री हो जाएगी। कौन सी एंट्री? ओपनिंग एंट्री हो जाएगी। जब आप इस एंट्री को 10 बार कर लोगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो ये एंट्रीज आपको ऐसे नहीं करनी पड़ेगी, ये वाले रूल्स लगा के नहीं करनी पड़ेगी, आपको रट जाएगी। जैसे अब मुझे ये सारी एंट्रीज रट चुकी है, तो मैं तो ये रूल्स वगैरह यूज़ भी नहीं करता, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये रूल्स भी पता होने चाहिए। तो ये क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब हम इसे ना, इसका जो हमने फॉर्मेट बनाया है उस फॉर्मेट में हम कैसे करेंगे, तो फॉर्मेट हम देख लेते हैं। ये रहा,
सबसे पहले हम डेट डालेंगे, सपोज फर्स्ट जैन को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है 2023, 1 जनवरी 2023 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने ऊपर क्या लिखा, कैश लिखा या फिर बैंक लिखा। कैश और बैंक को हम क्या लिखेंगे, डेबिट लिखेंगे। अब इसका बैलेंस कौन सा है, डेबिट, तो हम कौन सी साइड लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे, इस वाली साइड लिखेंगे। फिर हम नीचे लिखेंगे टू को क्या लिखेंगे, कैपिटल। यहाँ पे ऑफ कोर्स अकाउंट तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्या लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। अब इसका बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, नरेशन लिख देंगे। तो नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग बिजनेस स्टार्ट। अब देखो ये मैंने क्या लिख दिया, नरेशन लिख दिया। कोई लिख सकता है बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, या फिर पर्सन ने बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ भी आप अपने हिसाब से नरेशन लिख सकते हो। आपको सिर्फ ये जो एंट्री आपने की है ये एक्सप्लेन करनी है। तो ये जो नरेशन है ये हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन ये जो एंट्री है ये हर किसी की सेम होगी, चाहे वो ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करे चाहे वो मॉडर्न अप्रोच फॉलो करे। मैं पर्सनली मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता हूँ क्योंकि वो आसान पड़ती है और समझाता भी वही हूँ। तो हम ये क्या कर रहे हैं, मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब एक एक करके सारी एंट्रीज को देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सी एंट्री कर दी, ये वाली कर दी। ओके, अब अगली एंट्री करते हैं। अगली हमारे पास आती है परचेज ऑफ गुड्स, कैश या क्रेडिट। सबसे पहले पर्सन ने क्या किया है, गुड्स को परचेज किया है। देखो ये एंट्रीज मैंने सीक्वेंस में लिखी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, बिजनेस को स्टार्ट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, गुड्स को परचेज करोगे। तो गुड्स को आपने परचेज किया है। अब गुड्स को आप दो तरीके से परचेज कर सकते हो, एक तो कैश परचेज कर सकते हो, एक क्रेडिट परचेज कर सकते हो। जब आप गुड्स को परचेज करोगे तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैश में अगर हमने परचेज किया है तो हम क्या लिखते हैं, किसमें, अगर हम कैश में परचेज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं। सपोज हमने कैश में करा तो हम लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स। अब सवाल उठता है क्या ये डेबिट में आएगा या फिर ये क्रेडिट में आएगा, किसमें, या ये डेबिट में आएगा या फिर ये क्रेडिट में आएगा। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट का केस है उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये परचेज ऑफ गुड्स है क्या। एक तरह से ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा खर्चा ही तो है, मैंने क्या किया, गुड्स को परचेज किया है तो बदले में पैसे दूंगा, तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब मेरा जो एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का मेरा बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंस का बैलेंस अगर आपको याद होगा तो ये क्या होता है, डेबिट। अगर आपको याद नहीं है अभी तो आप अपनी कॉपी में ना साइड में लिख के रख लो, जिससे कि यहाँ पे आपको पता चलता रहे, या फिर वैसे तो आपको याद ही कर लेना है। एसेट का क्या होता है, डेबिट, एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट। उसके अलावा क्या बचा, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल, उनका क्या होता है, क्रेडिट। इतनी सी चीज़ तो आप याद ही कर सकते हो। तो एक्सपेंस का क्या हो गया, डेबिट हो गया। ठीक है, अब एक्सपेंस आपका हुआ है, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज होगा तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि इसका बैलेंस डेबिट था। ठीक है, अब हम कौन सी चीज देख रहे हैं, जब हमने कैश में खरीदा है यानी कि हमने पैसे दिए हैं, तो अगर हम पैसे देंगे तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश। अब मुझे कैसे पता चला कि ये कैश क्रेडिट में आया, कैश क्या होती है, हमारी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब हमने कैश किसी को दिया है तो मेरे पास, मैं क्या हूं, कंपनी, तो कंपनी के पास क्या हुआ है, कैश रिड्यूस हुआ है, कैश कम हुआ है। अगर कैश कम हुआ है, एसेट कम हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो इसका बैलेंस है उसके अपोजिट कर देंगे। इसका बैलेंस क्या है, डेबिट, तो हम क्या कर देंगे, इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, जो भी हम कैश में खरीदेंगे उसे क्या कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट। इस चीज को आपको फॉर्मेट में कैसे डालना है वो चीज आप खुद से डाल सकते हो। तो ये क्या हो गई, ये एंट्री आपकी हो गई अगर आपको कैश में एंट्री करनी है तो। अगर आपको क्रेडिट में करनी है तो उसका केस क्या होगा वो भी हम देखते हैं। क्रेडिट यानी कि आपने उधार पे माल खरीदा है। भाई बिजनेस के अंदर तो आप देखते ही हो कि आप उधार में माल खरीदते हो। अब सपोज आपने उधार में माल खरीदा है तो परचेज तो आपने गुड्स किए हैं, तो परचेज ऑफ गुड्स तो बिल्कुल सेम रहेंगे। क्या रहेगा, डेबिट में रहेगा परचेज ऑफ गुड्स। अब नीचे आप क्या लिखोगे, इस बार आपने कैश नहीं दिया, इस बार आपने क्या किया है, उस पर्सन को बोला है कि हम तुझे बाद में पैसे देंगे। तो वो पर्सन आपकी क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया, क्योंकि आपको उसे बाद में पैसे देने हैं। तो वो आपकी क्या बन गया, लायबिलिटी बन गया। लाइबिलिटी का बैलेंस बताओ, क्रेडिट होता है। अब ये जो लाइबिलिटी का बैलेंस होता है ये क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, पहले जीरो थी, अब हमें पर्सन को पैसे देने हैं, यानी कि वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। सपोज 10,000 रुपए देने हैं, पहले जीरो थी अब 10,000 हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई। इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे, जो उसका बैलेंस है वही कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारे कौन होते हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनसे कि हम उधार पर माल खरीदते हैं, जिनसे कि हम उधार पर माल खरीदते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। और ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो क्रेडिटर्स हमारे कहाँ आते हैं, लायबिलिटी के अंदर आते हैं। इस तरीके से अगर हम कैश में और परचेज में गुड्स को परचेज करेंगे तो वो चीज़ हमने देख ली, लॉजिक के साथ भी और एंट्रीज भी। अब हम गुड्स को क्या करेंगे, सेल करेंगे। भाई सेल करना तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है,
बिजनेस तो सेल करने के लिए ही बना है, तो हम कैश में सेल कर सकते हैं और क्रेडिट में सेल कर सकते हैं। क्रेडिट यानी कि सपोज हमने अपने कस्टमर को गुड दिया, उससे तुरंत पैसे ले लिए, या फिर उधार पे भी तो हम भेज सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रेडिट उधार को बोलेंगे, और कैश बोलेंगे अगर हमने कैश में सेल किया है। तो ये क्या हो गया, सेल ऑफ गुड्स कैश या फिर क्रेडिट। ठीक है, अब सेल ऑफ गुड्स कैसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, सेल किया है गुड्स को। तो सेल क्या होता है हमारा, सेल होती है हमारी इनकम। तो सेल हमारी क्या हो गई, इनकम। इनकम का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। सपोज हमने सेल किया है तो सेल इंक्रीज हुई होगी, तो सेल इंक्रीज होगी तो सेल को हम कहाँ लिखेंगे, सेल ऑफ गुड्स। सेल को हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। अगर आपको ये चीज ऐसे देखनी है तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो। जब हमारे पास गुड्स आए थे, जब हमने परचेज किया था, तो हमने उसे डेबिट में लिखा था। जब हमारे पास से गुड्स गए, जब हमने उन्हें सेल किया, तो हमने कहाँ लिखा, सेल में लिखा। ठीक है, और उसके बदले में हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। कैश हमारा क्या होता है, कैश होता है हमारा एसेट। एसेट का बैलेंस हमारा क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है, अब कैश हमारे पास आएगा तो कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट। अब ये अकाउंट वगैरह आप खुद से लगा लेना, मैं जल्दी जल्दी में लगा नहीं रहा। तो ये क्या हो गई, आपकी कैश वाली एंट्री हो गई। ठीक है, अब क्रेडिट वाली करते हैं। क्रेडिट वाली में टू सेल्स ऑफ गुड्स तो बिल्कुल सेम रहेगा। अब एक पर्सन ने हमसे बोला, भाई मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, मैं आपको कुछ दिनों में वापस दे दूंगा। तो वो क्या हो गया, हमारा एसेट हो गया। हमें उससे पैसे आने वाले हैं ना, फ्यूचर में हमें उससे बेनिफिट मिलेगा, तो वो क्या हो गई, हमारी एसेट हो गई। एसेट का बैलेंस बताओ मेरे को, डेबिट एसेट का बैलेंस होता है। ठीक है, अब एसिड का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। अब मेरे को एसिड पहले मेरी कितनी थी, 0 थी। ठीक है, अब एक पर्सन ने बोला कि यार मैं आपको ना फ्यूचर में पैसा दे दूंगा, यानी कि 10,000 रुपए मैं तुम्हें फ्यूचर में दे दूंगा। तो वो 10,000 क्या हो गई, मेरी एसिड हो गई। पहले 0 थी, अब 10,000 हो गई, यानी कि मेरी एसिड इंक्रीज हो गई। इंक्रीज हो गई तो मैं डेबिट कर दूंगा। अब सवाल आता है कि हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे डेटर्स। एसिड तो हम लिख नहीं सकते भाई, एसिड तो इन सबका ही नाम हो जाएगा। एसिड कैसे पता चलेगा, फर्नीचर भी तो एसिड ही होता है। अगर मैंने यहाँ पर सपोज एसिड लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर भी तो एसिड होता है। तो एसिड मैं नहीं लिख सकता, इसीलिए हम एसिड के अंदर भी अलग अलग नाम दे देते हैं। फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स। जैसे लाइबिलिटी के अंदर हमने क्या दिया था, क्रेडिटर दिया था, ये वाला क्रेडिटर दिया था। कैश हम दे देते हैं एसिड के अंदर। तो अलग अलग चीज़ों के एसिड के अंदर भी हम नाम दे देते हैं। तो ये क्या हो गया, अगर हम सेल करते हैं गुड्स को कैश पे और क्रेडिट पे, तो हम कौन सी एंट्री करते हैं। अब पेमेंट डेटर और क्रेडिटर देखो, सबसे पहले देखते हैं डेटर्स। अब जो हमने उधार पे माल सेल किया है, क्या हमें उसकी पेमेंट मिलेगी, ऑफ कोर्स पेमेंट मिलेगी। जब हमें पेमेंट मिलती है तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा। हमारे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट आएगा। अब कैश अकाउंट मैंने यहाँ पे कैसे लिखा, सबसे पहले मैंने देखा कैश क्या होता है, एसेट होता है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। कैश मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा, कैश मेरे पास आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसे डेबिट करूंगा। इंक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा तो मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो कैश अकाउंट को मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। ठीक है, इसके बाद टू में मैं लिखूंगा। अब मैं डेबिट तो कर दिया मैंने, लेकिन मैं क्रेडिट क्या करूंगा। क्रेडिट करने के लिए मैं देखूंगा मेरे पास पैसे कहां से आए हैं, डेटर्स से आए हैं। तो डेटर्स से जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो क्या वो डेटर्स मेरी बुक के अंदर होंगे। सपोज मैंने लिखा हुआ था कि मेरी एसेट है जिसको कि मैं बोलता हूं डेटर, और इससे 10,000 रुपए आने हैं। अब डेटर ने 10,000 रुपए दे दिए, तो मैं ये यहाँ पे लिखूंगा क्या, यहाँ से तो हटा दूंगा ना। इसका मतलब मेरे डेटर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। डेटर्स कम हो जाएंगे यानी कि मेरी एसेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एसेट अगर डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, जो उसका बैलेंस होता है उससे उल्टा कर देते हैं। तो इसका बैलेंस क्या है, डेबिट, हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे डेटर्स। तो अगर डेटर्स से पैसा आता है तो एंट्री क्या हो जाती है, कैश टू डेटर्स। ठीक है, इसी तरीके से क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना पड़ सकता है, क्रेडिटर्स को पैसा देना पड़ सकता है। अब हमारे पास कैश आया था तो क्या हमने किया था, डेटर। अगर हमारे पास कैश आया था तो हमने क्या किया था, डेबिट। अब हमारे पास से कैश जाएगा तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट, सिंपल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रेडिट। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। यहाँ पे पैसा आया था, डेटर से पैसा आया था तो हमने कैश को डेबिट किया था, लेकिन यहाँ पे पैसा जाएगा तो कैश अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा था, जब पैसा आया था डेटर से तो हमने यहाँ डेटर्स लिखा था, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमारे पास से पैसा जा रहा है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो इस तरीके से उल्टी भी एंट्री आप बना सकते हो। डेटर्स से उल्टी क्या होती है, क्रेडिटर, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद रिटर्न ऑफ गुड्स, गिविंग या फिर रिसीव। अगर आप गुड्स को रिटर्न करते हो तो आपका क्या होता है, देखो सबसे पहले आपने जब परचेज किया था तो आपका क्या हुआ था, सपोज आपने परचेज की एंट्री आपने क्या की थी, आपने कहा था परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, या फिर टू आपका वो क्या था, क्रेडिटर्स अकाउंट।
ये एंट्री कौन सी थी, परचेज की थी। अब ये वाले जो गुड्स आपने खरीदे थे, आपको ये गुड्स रिटर्न करने हैं, आपको पसंद नहीं आए, तो आप क्या करोगे, इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितना सिंपल है। इसी तरीके से सपोज आपने जब गुड्स को सेल किया था, अब ये वाला रिटर्न कौन सा था, जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो आपने रिटर्न किए, यानी कि क्या था, परचेज रिटर्न। इसी तरीके से जो गुड्स आपने सेल किए थे वो क्या लिखा था, डेटर्स टू सेल्स। क्या लिखा था, डेटर्स टू सेल। अब ये जो डेटर्स, ये जो आपने सेल किया है, ये गुड्स भी तो रिटर्न आ सकते हैं, यानी कि सेल्स रिटर्न भी हमारे पास हो सकता है। अगर हमारे पास सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस वाली एंट्री को उल्टा कर देंगे, यानी कि सेल्स टू डेटर्स। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इस एंट्री को कर सकते हैं। तो ये एंट्री क्या हो गई, इस तरीके से ये दोनों एंट्री हो गई। अगर हमारे पास गुड्स रिटर्न, यानी कि अगर हम खुद रिटर्न करते हैं तो क्या होगा, और अगर हमारे पास रिटर्न आते हैं, यानी कि जो हमने सेल किया था उसका रिटर्न आता है, तो क्या होगा, ये दोनों एंट्रीज होगी। कौन सी, ये वाली और ये वाली। ये मैंने परचेज और सेल की आपको सिर्फ रेफरेंस देने के लिए सिखाई, जो कि हमने यहाँ पर देखा था। ये सेल ऑफ गुड्स देखा था और परचेज ऑफ गुड्स देखा था। अब देखो, हमने ना परचेज और सेल्स में हमेशा ये देखते हैं कि जो माल हमने उधार पे बेचा है उसको ही हम वापस कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर लिख दूँ कैश, यानी कि मैंने परचेज किस में किया है, कैश में, तो उसके बाद उसे रिटर्न नहीं कर सकता। मैं कब रिटर्न कर सकता हूँ, जब मैंने उधार पे खरीदा होगा या उधार पे बेचा होगा। तो यहाँ पर हमेशा क्रेडिटर और डेटर आएंगे, कभी भी कैश नहीं आएगा, ठीक है। अब एक्सपेंसेस पेड, सपोज आपने एक्सपेंस पेड किया है, रेंट, रेंट क्या है आपका, एक्सपेंस है। तो सबसे पहले तो आपने एक्सपेंस पेड किया है, तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंस का बैलेंस आपको याद हो गया होगा अभी तक, तो एक्सपेंस का बैलेंस होता है डेबिट, ठीक है। अभी आपने एक्सपेंस किया है, यानी कि एक्सपेंस आपका इंक्रीज हुआ होगा, तो एक्सपेंस अगर इंक्रीज होता है तो उसका बैलेंस जो होता है वही हम कर देते हैं। बैलेंस क्या है, डेबिट, तो हम इसकी एंट्री कर देंगे डेबिट। अब हम एक्सपेंस पेड किस में करेंगे, कैश में पेड करेंगे। कैश हमारा क्या होता है, एसेट, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। कैश जब हम देंगे तो हमारी एसेट डिक्रीज होगी, कैश डिक्रीज होगा तो एसेट भी डिक्रीज होगी, तो हम इसका एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो इससे क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी कि टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो ये क्या हो गई, हमारी एंट्री हो गई, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अब सपोज रेंट की जगह सैलरी होगी, तो हम क्या लिख देंगे, सैलरी टू कैश। अब सपोज कुछ और होगा, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट टू कैश, तो ये क्या होगी, हमारी सेम एंट्री हो जाएगी। चाहे यहाँ रेंट हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, कोई भी एक्सपेंस होगा तो बिल्कुल सेम एंट्री हमारी हो जाएगी। अब हमारे पास आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जब हम ना किसी को सेल करते हैं, यानी कि कुछ चीज़ सेल करते हैं, जैसे कि हमने अपने कस्टमर को सेल किया, तो कभी कभी हम उसे डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट हमारे पास होते हैं दो टाइप के, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, दोनों को एक एक करके समझते हैं। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि हम एट द टाइम ऑफ सेल देते हैं। अब एट द टाइम ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, यस, एट द टाइम ऑफ सेल का मतलब क्या होता है, सपोज हमने जब सेल किया था तो एंट्री क्या की थी, जब हमने सेल किया था तो हमने यहाँ पर एंट्री की थी कैश, या फिर जो हमारे डेटर्स थे, डेटर्स टू सेल, हमने एंट्री की थी। अब हमने क्या लिखा था, डेटर्स लिखा था 10,000 रुपये के, और सेल्स लिखी थी 10,000 रुपये की। अब हमने बोला कि सेल तो 10,000 की है, लेकिन 1,000 का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी डिस्काउंट की एंट्री हो जाएगी डेटर्स टू सेल, कितने की, 9,000 की। क्या हो जाएगी, 9,000 की हमारे यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। इसी तरीके से कैश डिस्काउंट होता है। कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब डेटर हमारी पेमेंट करता है। सपोज हमने डेटर ने जब हमारी पेमेंट की होगी, तो हमने अभी एंट्री सीखी थी, क्या एंट्री सीखी थी, कैश टू डेटर्स। ये क्या थी, जब हमारी डेटर ने पेमेंट की थी, लेकिन इसके साथ इसने डिस्काउंट भी लिया है। क्या लिया है, डिस्काउंट भी लिया है। तो डिस्काउंट की हम एंट्री कैसे करेंगे, कैश डिस्काउंट टू डेटर्स। पहले क्या था, 10,000 की इसे पेमेंट करनी थी, तो 10,000 की इसने पेमेंट कर दी। लेकिन अब क्या हुआ है कि 10,000 की इसने पेमेंट करनी थी, लेकिन उसमें से इसने केवल 9,000 की पेमेंट की और 1,000 का क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया। ये क्या हो गया, 9,000, ये क्या हो गया, 1,000। तो 1,000 का इसने क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया, तो ये क्या हो गई, हमारी डिस्काउंट की एंट्री हो गई। इसके बाद हमारे पास आता है रिबेट। अब रिबेट क्या होता है ये भी देखते हैं। रिबेट का मतलब होता है जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो वो हमें कुछ डिस्काउंट दे देता है। तो हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर को, तो उसकी एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर
टू कैश या फिर बैंक। हमने सपोज कैश से पेमेंट किया तो हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर टू कैश अकाउंट लिख देंगे। अब ये भी हमें कुछ डिस्काउंट दे सकता है, सपोज यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पर भी 10,000 है। अब सपोज हमने इसने डिस्काउंट दिया है तो रिबेट की एंट्री क्या करेंगे या फिर उस डिस्काउंट की एंट्री क्या करेंगे। जब हमें डिस्काउंट मिलता है ना तो हम उसे रिबेट लिख देते हैं, डिस्काउंट भी बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन रिबेट हम नॉर्मली लिख देते हैं। तो रिबेट की एंट्री हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितने रुपए देने थे, 10,000 रुपये देने थे। कितने दिए यहाँ पे कैश में, 9,000 रुपये दिए, तो 1,000 कहाँ गई, डिस्काउंट में चले गए, तो डिस्काउंट क्या आ गया, 1,000 का आ गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर ये डिस्काउंट क्या हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। और जब हमने डिस्काउंट दिया था तो डिस्काउंट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था। ये दोनों क्या होने चाहिए, रिवर्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्काउंट किसी और को दिया है, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्काउंट मिला है, यानी कि यहाँ पर हमें फायदा मिला है, डिस्काउंट मिला है। यहाँ पर हमें नुकसान हुआ है क्योंकि हमने किसी और को डिस्काउंट दिया है। और ये दोनों क्या होने चाहिए, उल्टे होने चाहिए। अब हमारे पास क्या आता है, बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है, 1 सेकेंड, यस। तो बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब होता है हमने सपोज किसी को उधार पे माल बेच दिया, अब उसे पेमेंट करनी चाहिए लेकिन वो पेमेंट करने से मना कर देता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट्स बोलते हैं। जब हमने उधार पे माल बेचा था तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था जब हमने सेल की थी, तो सेल की थी तो हमने क्या बोला था, हमने बोला था उसका नाम क्या था, डेटर्स, डेटर्स टू कैश या फिर बैंक। सपोज हमने कैश बोला था तो डेटर्स टू कैश बोला था। हमने बहुत सोचा था इसके पैसे आ जाएंगे लेकिन इसके पैसे नहीं आए, तो हम क्या लिखेंगे, बैड डेब्ट्स टू डेटर्स। क्या, बैड डेब्ट्स टू डेटर्स। और बैड डेब्ट क्या हो गया, यहाँ पर डेबिट हो गया। कब, जब हमारा बैड डेब्ट हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा बैड डेब्ट की एंट्री हो गई। सबसे पहले हमने क्या बोला, हमने बोला कि जब हमने सेल किया था तो ये, लेकिन हमें पेमेंट मिलनी थी, पेमेंट मिली नहीं। अगर हमें पेमेंट मिल जाती तो हम बैड डेब्ट की जगह क्या लिख देते, कैश लिख देते, लेकिन हमें पेमेंट मिली नहीं तो कैश की जगह हमने क्या लिख दिया, बैड डेब्ट लिख दिया। कितना सिंपल है। अब बैड डेब्ट रिकवर, कभी कभी क्या होता है, हमने किसी को माल उधार पे सेल किया, हमने बोला इससे पैसे आ जाएंगे लेकिन उसने पैसे देने से मना कर दिया, तो हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि भाई तुम्हारा क्या हो गया, बैड डेब्ट हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद उसकी अंतरात्मा ने बोला कि यार पेमेंट कर देनी चाहिए, तो बैड डेब्ट जो हो जाता है ना वो कभी कभी रिकवर भी हो जाता है। जब बैड डेब्ट रिकवर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट रिकवर हो जाएगा तो हम लिखेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। सपोज कैश में हमारे पास के पैसा आया तो हम क्या लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। जब पैसा आता है तो कैश को हम डेबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हुए हैं, बैड डेब्ट रिकवर। क्या हुआ है, बैड डेब्ट रिकवर हुआ है, तो बैड डेब्ट रिकवर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, सिंपल। तो बैड डेब्ट रिकवर की एंट्री भी यहाँ पर हो गई। कैश टू बैंक और बैंक टू वाइस वर्सा। सपोज हमारे पास ये कंपनी है और ये हमारा बैंक है, हमारे पास कुछ कैश में पैसा पड़ा हुआ है। अब ये वाला जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, इस पैसे को हमें कहाँ डालना है, बैंक के अंदर डालना है। भाई कंपनी के पास जो कैश में पैसा आएगा कंपनी उसे बैंक में तो डिपॉजिट करेगी ना, और ऐसा भी हो सकता है बैंक में से निकाल के कभी कभी उसे पैसा लाना पड़े। तो सपोज उसने कैश में डिपॉजिट किया है, क्या किया है, पैसा दिया है, किसमें, कैश में दिया है, ठीक है। तो कैश में अगर उसने दिया है तो क्या होगा, कैश उसका रिड्यूस हो जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर कैश लिख देंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, बैंक लिख देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर हमने पैसा दिया है, डिपॉजिट किया है, क्या किया है, और अगर हमने पैसा विड्रॉ किया है तो हम क्या लिखेंगे, कैश टू बैंक अकाउंट। तो ये क्या हो गया, अगर हमने विड्रॉ किया है पैसा तो यहाँ लिखेंगे, डिपॉजिट किया है तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद गुड्स गिविंग टू चैरिटी। कभी कभी ना हम गुड्स को चैरिटी में दे देते हैं, भलाई के काम में दे देते हैं। तो चैरिटी में अगर हम गुड्स देंगे, सबसे पहले अगर हम सेल करते गुड्स की तो हम एंट्री क्या करते, बैंक टू सेल्स, ये हम एंट्री करते। लेकिन हम ना चैरिटी में दे देते हैं, क्या दे देते हैं, चैरिटी में दे देते हैं। तो अगर हमने गुड्स को चैरिटी में दे दिया तो हम क्या लिखेंगे, इस बार हमें पैसे तो मिलेंगे नहीं, चैरिटी तो उसको ही बोलते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, गुड्स सेंट टू चैरिटी, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं चैरिटी, चैरिटी टू
सेल्स। तो हमने क्या लिख दिया, बैंक की जगह चैरिटी लिख दिया। क्यों लिख दिया चैरिटी, क्योंकि इस बार हमें बैंक में पैसे तो मिलेंगे नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, चैरिटी लिख दिया। इसी तरीके से कभी कभी हम गुड्स को सैंपल की तरह दे देते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, सैंपल टू सेल्स। क्या लिख देंगे, सैंपल टू सेल्स। अब सैंपल्स टू सेल्स का मतलब क्या हो गया, ये हमने गुड्स को किस में दे दिया, सैंपल की तरह दे दिया। भाई हम कभी कभी बोल देते हैं ना, ले तू 10 गुड्स ले ले या फिर 10 यूनिट ले ले, 10 साबुन ले ले, और तू ना बड़ा ऑर्डर हमें दे दियो, सैंपल के लिए ले ले, अभी यूज़ करके देख ले कैसा यूज़ हो रहा है, फिर बाद में बड़ा ऑर्डर हमको दे दियो। तो हमने क्या दे सकते हैं, सैंपल भी दे सकते हैं, चैरिटी भी दे सकते हैं। तो अलग अलग चीज़ हम कर सकते हैं अपने गुड्स से। अब कभी कभी क्या होता है, हमारे गुड्स चोरी हो जाते हैं। सपोज हम सेल करते हैं, क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो हम सेल में क्या लिखते हैं, कैश टू सेल्स। क्या लिखते हैं, कैश टू सेल्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो गए, थेफ्ट, यानी कि चोरी हो गए हमारे गुड्स। अब हम चोरी हो गए तो हमें कैश मिलेगा, नहीं मिलेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, कैश की जगह थेफ्ट टू सेल्स। क्या लिख देंगे, थेफ्ट टू सेल्स लिख देंगे। अब ये जो हम नीचे सेल लिख रहे हैं ना, इसकी जगह हम एक और चीज लिख सकते हैं, क्या, परचेज। क्योंकि एक्चुअल में अगर आप देखो तो यार हमने ये गुड्स सेल थोड़ी ना किए हैं। भाई सेल तो हम जब करते जब हमें पैसे मिलते, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, परचेज लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, परचेज लिख सकते हैं। तो इन वाली ये जो चीज़ें हमने लिखी है, इनकी जगह परचेज भी आ सकता है, और अगर आपको सेल लिखना है तो आप सेल भी लिख सकते हो। 11th क्लास में तो इतना कोई ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट को आपको चेक नहीं करने वाला। आप परचेज लिख सकते हो, सेल लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद ड्राइंग्स, कैश या फिर गुड्स। अब ये ड्राइंग्स क्या होता है, देखो सपोज ये जो बंदा है, इसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो इनिशियली इसने क्या दिया था, बिजनेस को पैसा दिया था, कुछ क्या दिया था, इनिशियली इसने बिजनेस को पैसा दिया था। अब इसे ये वाला पैसा वापस चाहिए, अब इसे ये वाला पैसा वापस चाहिए। तो क्या आपको याद है जब इसने पैसा दिया था तो हमने क्या एंट्री की थी, यानी कि बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो हमने एंट्री की थी कैश टू कैपिटल अकाउंट। अगर आपको पहली एंट्री याद होगी तो हमने यहाँ पर क्या किया था, जब बिजनेस स्टार्ट हुआ था तो ये वाली एंट्री की थी, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल टू कैश अकाउंट। क्या बोलेंगे, कैपिटल टू कैश अकाउंट। लेकिन कैपिटल की जगह हम क्या लिखेंगे, विड्रॉ, क्योंकि इस बार इसने क्या किया है, विड्रॉ किया है। तो इस पहले हमने क्या किया था, जब ये पैसे लाया था तो हमने लिखा था कैश टू कैपिटल। अब हमने क्या लिखा, विड्रॉ टू कैश। क्या लिखा, विड्रॉ टू कैश, ठीक है। अब कभी कभी ये बोलता है कि यार मैं ना कैश विड्रॉ नहीं कर रहा, मुझे सपोज 10,000 रुपए विड्रॉ करने थे कैश की फॉर्म में, तो मैं कैश की फॉर्म में 10,000 रुपए विड्रॉ नहीं कर रहा। एक काम करो, 10,000 रुपए का मुझे स्टॉक दे दो। कभी कभी ऐसा होता है ना, सपोज किसी की मोबाइल की दुकान है, तो वो ये थोड़ी ना कि मोबाइल किसी और दुकान पे खरीदने जाएगा, अपनी दुकान में से एक मोबाइल उठा लेगा अपने पर्सनल यूज के लिए। तो कभी कभी क्या होता है, वो कैश की जगह स्टॉक मांग लेता है, तो हम क्या लिख देंगे, विड्रॉ टू स्टॉक। सिंपल, जहां पर वो कैश निकालेगा हम कैश लिख देंगे, जहां पर वो स्टॉक निकालेगा हम स्टॉक लिख देंगे। इसके बाद परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। परचेज ऑफ क्या होता है, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट का परचेज कैसे हम लिखते हैं, सपोज हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर परचेज किया। अब देखो फर्नीचर परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमारी क्या होती है, फर्नीचर होती है हमारी एसेट। फिक्स एसेट क्या होता है, फिक्स एसेट के अंदर सबसे पहले क्या होता है, वो चीज़ें जो कि आप 1 साल से ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। फर्नीचर हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। ये सब क्या होता है, एसेट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। सपोज आप फर्नीचर खरीदोगे तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, एसेट इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो आप डेबिट करोगे, तो यहाँ लिख दोगे फिक्स्ड एसेट। ये क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट है, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। डेबिट क्यों किया, क्योंकि एसेट का अकाउंट डेबिट होता है, एसेट इंक्रीज होगी तो हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या उनसा केस हो गया, अगर आप परचेज कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, क्या, फिक्स्ड एसेट अगर आप परचेज कर रहे हो तो ठीक है। पेमेंट क्या करोगे, कैश में पेमेंट कर दोगे या फिर बैंक में पेमेंट कर दोगे, तो आप बैंक और कैश यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, परचेज का केस हो गया। लेकिन यही फिक्स्ड एसेट जब पुरानी हो जाएगी तो आप इसको सेल भी तो कर सकते हो, या फिर आप सोचोगे कि यार ये वाली पुरानी हो गई, इसे सेल करके नहीं खरीदूंगा, तो आप उसे सेल भी कर सकते हो। तो सेल करोगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, उल्टी एंट्री हो जाएगी, कैश बैंक डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। जो हमने परचेज के टाइम पर एंट्री की थी ऊपर वाली, उससे उल्टी एंट्री हम यहाँ पर करेंगे ना। हमने परचेज की टाइम पे ये वाली एंट्री की थी, इससे उल्टी करेंगे कब, जब हम सेल करेंगे, बिल्कुल सेम। तो अगर हमें परचेज या सेल करनी पड़ सकती है फिक्स एसेट, तो हम कौन सी, ये वाली एंट्री करते हैं, ठीक है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, सपोज मेरा ईयर चल रहा है 2016-17, इसमें मुझे रेंट पेड करना है। अब मैंने ये वाला जो रेंट है ना, ये पेड नहीं किया,
यानी कि अभी मुझे रेंट पेड करना था, मैंने नहीं किया, तो ये रेंट मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया। क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। इसे मैं क्या बोलूँगा, रेंट टू आउटस्टैंडिंग। सपोज हमें रेंट पेड करना था तो हम क्या लिखते हैं, रेंट टू कैश, हम ऐसे पेड कर देते, लेकिन हमने पेड नहीं किया तो हम क्या लिखेंगे, रेंट टू, इस बार हमने कैश नहीं दिया तो आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट हम यहाँ पर लिख देंगे। इस तरीके से हम ये वाली एंट्री कर देंगे। इसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, सपोज मेरा ईयर चल रहा है 2016-17, मैंने इस ईयर में रेंट पेड कर दिया 2017-18 का, यानी कि मैंने एडवांस में रेंट पेड कर दिया। क्या कर दिया, एडवांस में रेंट पेड। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एडवांस रेंट बोल सकता हूँ, या फिर क्या बोल सकता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस मैं इसको बोल सकता हूँ। क्या बोल सकता हूँ, प्रीपेड एक्सपेंस में बोल सकता हूँ। सपोज मैं रेंट पेड करता हूँ तो रेंट टू कैश करूँगा। क्या करता हूँ, रेंट पेड करता हूँ तो रेंट टू कैश करूँगा, लेकिन इस बार मैंने एडवांस में पेमेंट की है। क्या की है, एडवांस में पेमेंट की है, तो मैं ये लिखूँगा प्रीपेड एक्सपेंस या फिर प्रीपेड रेंट टू कैश। ये क्या हो गया, प्रीपेड टू कैश। तो अगर हमने एडवांस में कुछ पेमेंट की है तो। अब अक्रूड इनकम क्या होती है, अक्रूड इनकम वो वाली इनकम होती है जो कि हमने कमा ली लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई। जैसे कि सपोज मैं ना प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ, क्या, प्रॉपर्टी रेंट पे देता हूँ, तो मेरे को ऑफकोर्स रेंट मिलता होगा। मेरा यही बिजनेस है, मैं प्रॉपर्टी को रेंट पे देता हूँ, तो ऑफकोर्स मेरे को रेंट मिलता होगा। सपोज ईयर चल रहा है 2016-17, मेरे को रेंट मिलना था 10,000 रुपये। क्या मिलना था, रेंट मिलना था मेरे को 10,000 रुपये, लेकिन ये रेंट मेरे को नहीं मिला, तो ये मेरी क्या हो गई, अक्रूड इनकम। नहीं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नहीं मिला, जिससे कि आप पढ़ो तो आपको पता चले कि ये क्या है, रेंट मेरे को नहीं मिला, यानी कि ये मेरी क्या हो गई, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कौन सी होती है, अब मैंने कमा तो लिया ना रेंट, भाई मैंने उसे प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी, उसने 1 महीना वहां पे रहा, उसे मुझे रेंट देना था 1 महीने का, लेकिन उसने अभी तक रेंट नहीं दिया, लेकिन वो मुझे फ्यूचर में तो मिलेगा ना, तो मैंने अपनी इनकम जनरेट तो कर ली, तो उसको मैंने क्या बोला, अक्रूड इनकम। जनरेट तो कर ली, बस मिली नहीं है, तो उसको मैंने क्या बोला, अक्रूड इनकम। सपोज मेरे को रेंट मिलता तो मैं क्या बोलता, कैश टू रेंट। क्यों, क्योंकि इस बार मुझे रेंट मिला है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला कि यार मेरे को ना अभी तक कैश की फॉर्म में नहीं मिला, मैंने कमा तो लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, अक्रूड इनकम या अक्रूड रेंट टू रेंट। यानी कि अभी तक मैंने कमा तो लिया लेकिन अभी मेरे को मिला नहीं, अभी मैंने कमा तो लिया लेकिन अभी मेरे को मिला नहीं। ठीक है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्या होती है, सपोज मैं ना प्रॉपर्टी रेंट पे देने का काम करता हूं, तो ऑफकोर्स मेरे को रेंट मिलता होगा। एक इंसान आया, ईयर चल रहा है 2016-17, इसने मुझे रेंट की पेमेंट कर दी। अब रेंट की पेमेंट कब कब की ना पता है, 16-17 की, ईयर जो 16-17 है उसकी की, 17-18 की कर दी। अब ये जो 16-17 की ये तो इस साल की थी, मैंने मान लिया, लेकिन जो 17-18 की है वो इसने क्या कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी। तो एडवांस क्या हो गया, मुझे एडवांस में इनकम रिसीव हो गई, जो कि मैंने अभी कमाई नहीं है लेकिन मुझे एडवांस में रिसीव हो गई। सपोज मेरे को रिसीव होती तो मैं क्या लिखता, कैश टू रेंट, लेकिन मेरे को एडवांस में रिसीव हुई है तो मैं क्या लिखूंगा, कैश टू एडवांस रेंट। क्या लिखूंगा, कैश टू एडवांस रेंट। नॉर्मल केसेस में मैं लिखता ये कैश टू एडवांस रेंट कब लिखूंगा, जब लिखूंगा जब मेरे को एडवांस में कोई चीज़ रिसीव हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, अक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस। पहले यहाँ पे सारी मैंने चीज़ एक्सप्लेन की कि क्या हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, फिर हमने एंट्रीज की। इसके बाद हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, सपोज आपको 1 अप्रैल 2016 में और यहाँ पर है 31 मार्च 2017, अगर आपको पता चलेगा तो ये क्या है, 1 साल का टाइम है। ये क्या है, 1 साल का टाइम है। यहाँ पर आपने एक मशीन खरीदी थी 1 लाख की, आपने पूरे साल उसको यूज़ किया, उसके बाद आप इसे बेचने निकल गए, तो ये जो 1 लाख की मशीन थी, क्या 1 लाख में बिक जाएगी, नहीं बिकेगी, क्योंकि आपने 1 साल तक उसे यूज़ किया है। तो वो कितने में बिकेगी, सपोज वो 90,000 में बिकेगी। कितने में, 90,000 में। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए माइनस हो गए, यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए माइनस हो गए, अगर मैं देखूँ तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितने रुपए माइनस हो गए, 10,000 रुपये। इसकी वैल्यू कम हो गई, 10,000 रुपये को हम क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन।
ये क्या लग गया इसके ऊपर, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस ही होता है। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है, एक तरह का एक्सपेंस होता है कि हमारी जो एसेट थी वो कितने की थी, 1 लाख की, अब कितने की बची, 90,000 की। पहले थी 1 लाख की, अब बची 90,000 की, तो 10,000 कहाँ चले गए, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया। तो वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। डेप्रिसिएशन भी क्या होता है हमारा, एक्सपेंस होता है। सबसे पहले तो मेरी फिक्स्ड एसेट कम हुई है, ये क्या है, जो मेरी मशीन है 1 लाख की थी 90,000 की हो गई, यानी कि मेरी मशीन क्या है, एसेट डिक्रीज हो गई। तो एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, ठीक है। अब मेरी एसेट डिक्रीज हुई है, एसेट डिक्रीज हुई है, डिक्रीज होती है तो मैं क्या करता हूँ, बैलेंस का उल्टा कर देता हूँ, यानी कि इसको क्रेडिट में डाल दूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा मशीनरी, ठीक है। क्या आ गया मेरा, क्रेडिट में मशीनरी आ गया। अब मेरा डेप्रिसिएशन क्या है, एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को मैं कहाँ लिखता हूँ, डेबिट में लिखता हूँ। फिर अगर आपको नहीं समझ आता तो आप यहाँ देख सकते हो, एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो एक्सपेंस का बैलेंस अगर डेबिट होता है तो एक्सपेंस अगर मैंने किया है तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ होगा, इंक्रीज होगा तो मैं उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग ही तो लिखूंगा। तो मैं यहाँ का लिख दूंगा डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डेप्रिसिएशन टू मशीनरी यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये क्या हो गई, डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। सबसे पहले मैंने आपको समझाया डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, जो आपकी मशीन की वैल्यू कम हो जाती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोल देते हैं, और डेप्रिसिएशन टू मशीनरी की क्या होती है, एंट्री होती है। और लास्ट में एक एंट्री और हमारे पास आती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, सपोज ये कंपनी है, ये पर्सन है, इसने इनिशियली पैसा दिया होगा कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, उसको हमने क्या बोला, कैपिटल। अब ये बंदा बोलता है कि यार कैपिटल तो मैंने आपको दे दिया, आप इसके बदले में मुझे इंटरेस्ट देना। ये बोलता है कि देखो मैंने कैपिटल तो तुमको दे दिया कंपनी, ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिएगा। तो इसने बोला हाँ यार इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ेगा। अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, फिर से आप देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सारी जनरल एंट्रीज आपको। कंपनी को इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट क्या हो गया, एक्सपेंस। एक्सपेंस देना है तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या हो गया, डेबिट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी फॉर्म में दोगे, कैश की फॉर्म में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैश। तो ये क्या हो गया आपका, पहली एंट्री हो गई। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये बंदा है, इसने क्या दिया, पैसा दिया कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इसने इस पैसे को निकाल लिया। भाई इसने अगर अपना पैसा दिया है तो ये निकाल भी सकता है, बिल्कुल निकाल सकता है। कंपनी ने बोला तुम निकाल तो रहे हो, लेकिन इस पैसे को निकालने के बदले में हमें इंटरेस्ट दो। कंपनी उससे उसका पैसा निकालने के लिए ही उससे क्या मांग रही है, इंटरेस्ट मांग रही है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो कंपनी को इस बार इंटरेस्ट मिलेगा, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, उल्टी एंट्री कर देंगे। जो ये एंट्री थी इससे उल्टी कर देंगे, तो कैश को डेबिट कर देंगे और नीचे क्या लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री हमने उल्टी कर दी, इस बार हमें कैश मिला। तो ये क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर हमने बहुत सारी एंट्रीज देख ली, जितनी भी आपके चैप्टर में एंट्रीज हो सकती थी ना, एक एक एंट्री मैंने लॉजिक के साथ आपको समझाई है। ये वाली पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड करो और पूरी की पूरी पीडीएफ देखो। यहाँ पर आपका चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश हो जाता है। यहाँ पर आपका काम क्या है, ये जितनी भी एंट्रीज हमने की है इनको रिवाइज करो, एक बार खुद से करके देखना, लॉजिक के साथ करके देखना, फिर देखना कि आपको आती है या नहीं आती। नहीं आती तो दोबारा से वीडियो देख सकते हो, पीडीएफ पढ़ सकते हो, जो आपका मन करता है वो आप कर सकते हो। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये सारी की सारी एंट्रीज करते हैं। अगर आप ये सारी एंट्री कर लेते हो ना, तो आपके सिलेबस में इससे ज़्यादा कोई एंट्री नहीं आने वाली। ये एंट्री में से ही कोई सी एंट्री एग्जाम के अंदर आएगी। तो यहाँ पर चैप्टर आपका हो जाता है फिनिश। सारे के सारे बेसिक हमने कवर कर लिए। जनरल एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है, जनरल एंट्री की अप्रोच क्या होती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। हमने मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करके सारी की सारी जनरल एंट्री की। आप ट्रेडिशनल को करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मॉडर्न आसान पड़ती है तो हमने मॉडर्न को किया। तो यहाँ पर ये सारी एंट्रीज आप क्या कर सकते हो, अपने आप से करके भी देख सकते हो, उससे आपका चैप्टर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।